अब आज हम लोग आगे मूव कर रहे हैं पार्टनरशिप की तरफ। कुछ बेसिक बातें करेंगे पार्टनरशिप में क्या क्या स्टडी करना है हमने आने वाले 3 महीने के अंदर। तीनों बुक्स में सबसे बड़ा कंटेंट है पार्टनरशिप का, सबसे बड़ा कंटेंट है तीनों बुक्स के अंदर। जो मेन कंटेंट है वो पार्टनरशिप का ही है। और डिस्कस करते हैं पहले पार्टनरशिप में क्या क्या है, क्या क्या स्टडी करेंगे, फिर हम पार्टनरशिप के चैप्टर नंबर जो बुक का चैप्टर नंबर 2 उसमें मूव करेंगे। आगे समझते हैं चीजों को। पहले क्या होता है पार्टनरशिप, है क्या, पहले पार्टनरशिप में क्या क्या स्टडी करना, हमारे पास क्या क्या कंटेंट है, आगे देखते हैं। पहले समझना मेरी बात को आप लोग। पार्टनरशिप की जो आपके करिकुलम बच्चे वेटेज है वो है 30 मार्क्स की। आपको 30 नंबर के लिए बच्चे पार्टनरशिप को स्टडी करके चलना है। क्लास 12 के अंदर 30 नंबर का आपका वेटेज है। सभी कंटेंट में सबसे ज्यादा चैप्टर और सबसे ज्यादा वेटेज पार्टनरशिप की ही है। यहाँ पे टॉपिक क्या क्या आपके पास, मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहला टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करेंगे दैट इज द फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इसको ध्यान से सीखना क्योंकि इसके बड़े सारे कॉन्सेप्ट आने वाले चैप्टर्स में कवर होकर चलेंगे। तो पहला टॉपिक है फंडामेंटल। सेकंड टॉपिक हम लोग के पास है गुडविल वैल्यूएशन, कि कैसे फॉर्म्स अपनी गुडविल को वैल्यू करते हैं। उसके बड़े सारे आपको मेथड्स बताऊंगा, अलग अलग मेथड्स आएंगे जो डिस्कस करेंगे कि कैसे फर्म अपनी गुडविल को वैल्यू करते हैं, गुडविल कब वैल्यू करते हैं, और कौन कौन से फैक्टर है, कौन कौन से फैक्टर है जो गुडविल को वैल्यू करने में अफेक्ट करते हैं। तो सब बातें यहां जाके बताऊंगा। अगले चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 3। अगला टॉपिक आता है हम लोगों के पास दैट इज द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। समझना मेरी बात, ध्यान से बात सुनिएगा। कॉन्सेप्ट है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपके पास कम से कम 4 से 5 चैप्टर कवर होकर चलेंगे। सर क्या क्या कवर होगा बताओ। रिकॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला टॉपिक जो कवर होता है उसको बोलते हैं हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स अपने प्रॉफिट के शेयर को चेंज कर रहे हैं। मान लो ए और बी 2 पार्टनर थे, उनकी रेशियो थी 1:1। उन्होंने कहा नहीं हम रेशियो को चेंज करेंगे, हम करेंगे 3:2 या कुछ और करेंगे। तो जब पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को रेशियो को चेंज करते हैं तो उस अकाउंटिंग को कैसे परफॉर्म करते हैं, ये सारी बातें इस चैप्टर में सीखनी। चैप्टर में चेंज इन पीआरआर एमंग पार्टनर, उसका चैप्टर आता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक चैप्टर आता है जिसको हम कहते हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। मान लो ए और बी बिजनेस कर रहे थे, उनका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था, ऑसम चल रहा था। उन्होंने कहा बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं, हमें पैसा भी चाहिए, मैन पावर भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। उन्होंने कहा जी सी, उनके दोस्त थे, अच्छे पढ़े लिखे दोस्त थे, क्वालिफाइड थे। उन्होंने कहा हमारी फर्म में आओ, हमारी फर्म में आप आके पार्टनर बन जाओ। उन्होंने कहा हमारी फर्म में आप आके पार्टनर बन जाओ। तो इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। पुराना बिजनेस चल रहा है, नया बंदा आया और साथ में बिजनेस करेगा, तो कैसे अकाउंटिंग परफॉर्म करेंगे, उसको कैसे एडमिट करेंगे, क्या क्या अपने घर से वो लेकर आएगा, क्या पैसा लेकर आएगा, कैसे अकाउंटिंग परफॉर्म करेंगे, उसको बच्चे बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ न्यू पार्टनर। ये दोनों कवर होते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के अंदर। थर्ड आता है रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, मान लो एबीसी 3 लोग पार्टनर कर रहे थे, 3 लोग बिजनेस कर रहे थे, कंबाइंड पार्टनर थे, उनकी आपस में लड़ाई हो गई या कुछ भी। मान लो सी की एज ज्यादा हो गई, कह रहा मैं काम नहीं कर सकता, कोई भी केस हो सकता है। उसने कहा जी मैं आपकी फर्म छोड़ के जा रहा हूं। 3 लोग थे, एक ने कहा मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। उस सिचुएशन को बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। एक पार्टनर फर्म को छोड़कर चला गया, कह रहा मैं काम नहीं कर रहा हूं। जो फर्म छोड़ के जाएगा हिसाब मांगेगा पूरा अपना, बिकॉज उसने इतने साल मेहनत करी है, अपना पूरा प्रॉफिट लेके जाएगा पूरे का, जितनी उसने मेहनत करी है। वो फर्म से गुडविल भी मांगेगा, कैसे मांगेगा बताऊंगा जब चैप्टर आएगा। तो रिटायरमेंट में क्या होता है, 2-3 लोग काम कर रहे थे, 4 लोग काम कर रहे थे, उसमें 1 या 2 लोग फर्म को छोड़ के चले गए, फर्म से आउट हो गए, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे ये पढ़ाऊंगा मैं आपको रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। लास्ट चैप्टर इसके अंदर जो कवर होगा, लास्ट जो इसमें कवर होगा
उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम कहते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। मान लो ABC 3 लोग बिजनेस कर रहे थे, लेट वो C की डेथ हो गई, C दुनिया से ही विदा हो गया, C की डेथ हो गई। अब जब C की डेथ हो गई तो उसके घर वालों को पैसा दिया जाएगा, जितनी उसकी कैपिटल है, जो गुडविल का पैसा है, प्रॉफिट है, सब कुछ मिला मिलू के हम उसके घर वालों को पैसा देंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब इन चारों को मैं मिला दूंगा, इन चारों को जो मैं एक्यूमुलेट कर दूंगा, उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। और एक मैं आपको बात बता दूं, इन चारों के बहुत सारे टॉपिक ऐसे जो कॉमन है, जो आप यहां पढ़ोगे, चेंज इन PSR में पढ़ोगे, वो एडमिशन में भी काम आएगा, रिटायरमेंट में भी काम आएगा और डेथ में भी काम आएगा। तो बहुत सारे टॉपिक इन सभी चैप्टर में बच्चे आपको कॉमन देखने को मिलेंगे। और एक बात मेरी और सुनना, मेरी बात ध्यान से बात सुनेगा, हम रिकॉन्स्टिट्यूशन को एक नाम से और बुलाते हैं। हम क्या बोलते हैं इसको? हम इसको कहते हैं चेंज इन रिलेशन एमंग पार्टनर्स। चेंज इन रिलेशन एमंग पार्टनर। जब भी पार्टनर के रिलेशन में कोई चेंज आ रहा है, दैट चेंज मे बी ड्यू टू चेंज इन PSR, दैट चेंज मे बी ड्यू टू एडमिशन, दैट चेंज मे बी ड्यू टू रिटायरमेंट, और दैट चेंज मे बी ड्यू टू डेथ। किसी भी कारण से अगर पार्टनर के इकोनॉमिक रिलेशन में कोई चेंज आ रहा है तो उसको हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, या हम कहते हैं चेंज इन रिलेशन अमंग पार्टनर। इसका एक नाम और होता है, इसको एक नाम से और बुलाते हैं। बच्चे एग्जाम में कई बार MCQ आ जाता है, आपको पता होना चाहिए। मान लो MCQ अगर चेंज इन रिलेशन अमंग पार्टनर, 4 ऑप्शन आ गए, बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो बेटा आपको पता होना चाहिए। और क्या बोलते हैं, इसका एक नाम और होता है, उसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान से बात सुनेगा, इसका एक नाम उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो दोबारा देखते हैं हमारे पास क्या क्या पढ़ने के लिए पार्टनरशिप के अंदर। 30 नंबर के लिए पहला फंडामेंटल, जो अभी स्टार्ट करेंगे 5 मिनट के बाद। सेकंड रहेगा गुडविल वैल्यूएशन, कैसे गुडविल निकालते हैं। और जो चैप्टर सेकंड में आप सीखोगे, आने वाले बच्चे हर चैप्टर में काम आएगा। जो 1 में सीखोगे, 3, 4, 5 हर जगह बेटे काम आएगा। तो हर चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो कोशिश करना छुट्टियां कम से कम हो, लेक्चर कम से कम मिस हो, बिकॉज हर चैप्टर का दूसरे चैप्टर से कोई ना कोई लिंक आके चलेगा। ठीक है जी। फिर थर्ड आया रिकॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर बेटा आपके 4 चैप्टर कवर होकर चलेंगे। अब चलते आगे, लास्ट चैप्टर क्या आएगा? लास्ट चैप्टर हमारे पास क्या आएगा? बच्चे वो कह रहे बिजनेस को बंद करना है, कह रहे बिजनेस को बंद कर दो, हमसे बिजनेस नहीं हो पा रहा, बिजनेस को शट डाउन करना है। तो कैसे अकाउंटिंग करेंगे? 3 लोग काम कर रहे हैं, ABCD 4 पार्टनर, कह रहे बिजनेस को बंद करना है, पूरा हिसाब करना है। तो पहले बिजनेस को बंद करने को हम क्या बोलते हैं? हम बिजनेस को बंद करने को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ध्यान से बात सुनिएगा मेरी, ये लिखा था डिसोल्यूशन ऑफ, लिखा था पार्टनरशिप, इसका मतलब है चेंज इन रिलेशन। अगर मैं लिखूंगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म या खाली फॉर्म, इसका मतलब होता है मेरा बिजनेस बच्चे बंद हो रहा है, क्लोजर ऑफ बिजनेस। इसको बोलते हैं क्लोजर ऑफ बिजनेस, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को। या मैं कहूंगा हम बिजनेस को बंद कर रहे हैं, मतलब क्या? वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस, मेरा बिजनेस बंद हो गया, वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस। आप क्लोजर बोलो, आप वाइंडिंग अप बोलो, या आप कह सकते हो शट डाउन ऑफ बिजनेस, एक ही मतलब है, सबसे सिनोनिम है। ये पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जाके। क्लोजर बोलो, वाइंडिंग अप बोलो, शट डाउन बोलो, या एक नाम और, या एक नाम और। ध्यान से बात सुनिएगा। सर क्या नाम है? इकोनॉमिक रिलेशन। ध्यान से लिखिएगा प्लीज। इकोनॉमिक रिलेशन मतलब आर्थिक, जो बिजनेस का रिलेशन है, बिटवीन, इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स कम्स टू एन एंड। इकोनॉमिक रिलेशन का एंड हो गया। अच्छे दोस्त हो सकते हैं कि आपका पर्सनल रिलेशन अच्छा हो, लेकिन बिजनेस में उन्होंने अपने आप के रिलेशन को खत्म कर दिया। तो इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स कम टू एन एंड, ये सारे सिनोनिम है बच्चे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के। यहां तक किसी के मन में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट अगर है तो पूछ सकते हो, मैं अदरवाइज में चैप्टर को बिगिन करूंगा। प्लीज मुझे बताएं, कुछ यहां तक पूछा किसी ने कुछ मुझसे? अरे आप
नो सर। चलेगा, चलेंगे आगे। उम्मीद है कुछ नहीं पूछना होगा। याद रखिएगा बच्चे इन बातों को, एग्जाम में कई बार एमसीक्यू आ रखा है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, इसमें से क्या नहीं है, 4 ऑप्शन देगा आपको, 4 ऑप्शन देगा, आपको पहचानना है। तो क्या क्या रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है? चेंज इन पीएसआर होता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इसी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या नहीं होता सर, क्या नहीं होता? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब क्लोजर ऑफ बिजनेस, मतलब शट डाउन ऑफ बिजनेस, या उसकी डेफिनेशन है इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन पार्टनर कम टू एन एंड। मान लो क्वेश्चन आ गया 1 मार्क्स का, लिखा है इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन पार्टनर कम टू एन एंड, 4 ऑप्शन दिए, बताओ क्या ऑप्शन है? तो जस्ट आंसर बच्चे क्या लिखेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म या क्लोजर ऑफ बिजनेस। अब चलते आगे, अब आज के लेक्चर की बिगिन कर रहे हैं। अब स्टार्ट करेंगे, आइएगा सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 आपकी बुक का, दिखाया तो एक बार जस्ट वेट, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। आप फंडामेंटल बिगिन करेंगे बच्चे, आइएगा स्टार्ट करते हैं, समझेंगे क्या होता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। बच्चे हर चैप्टर का एक दूसरे से लिंक है, तो कोशिश करना छुट्टी कम से कम हो आप लोगों की। छुट्टी करोगे तो आप अच्छे सफर करोगे बाद में। ये एनपीओ नहीं है कि एक चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरे का पूरा, हर चैप्टर का दूसरे से इंटरलिंक्ड है, और लगभग 7 चैप्टर के अंदर, 7 चैप्टर, फंडामेंटल, गुडविल, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। तो 7 चैप्टर है, हर चैप्टर का एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, और वेटेज है 30 नंबर। और स्टार्ट करते हैं बच्चे, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। पहले जानेंगे पार्टनरशिप होता क्या है। बच्चे अभी तक आपने क्लास 11 में जब आप लोग थे बच्चे, आपने वहां पे स्टडी किया था अकाउंटिंग फॉर, बच्चे बताओ क्या था अकाउंटिंग फॉर? क्या था? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप। बच्चे 1 मैन आर्मी शो था, वहां पे अकेला बंदा था। आप लोग याद करो क्या करते बेटे, वहां पे क्या करते रहे आप लोग? आप लोगों ने वहां बनाया ट्रेडिंग बनाया, देन P&L बनाया। जितना बेटे प्रॉफिट आया आप लोगों ने उस प्रॉफिट को क्या किसमें ऐड कर दिया? इसमें ऐड कर दिया कैपिटल में, इन बैलेंस शीट। आप सिंपल जैसे काम करते रहे, कोई दिक्कत नहीं आती थी, क्योंकि अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है, कोई उससे मांगने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम है, देखता हूँ यहाँ क्या प्रॉब्लम आती है। अब मान लो यहाँ हम बात करते, डिस्कस करते हैं, समझते हैं चीज को। अब बच्चे अब हम आ चुके हैं पार्टनरशिप के अंदर। अब देखो पार्टनरशिप में क्या होगा, देखते हैं। और जब पार्टनरशिप में मैंने कहा मान लो ए, बी और सी 3 लोग बच्चे बिजनेस कर रहे हैं। जब बच्चे इन्होंने बिजनेस किया होगा तो मान लो पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, फिर P&L भी अकाउंट बनाया होगा। बच्चे यहां से इनको मिल गया प्रॉफिट, सुनेगा मेरी बात बेटे, यहां से इनको मिल गया प्रॉफिट। अब ऐसा तो है नहीं कि प्रॉफिट को सीधा सीधा बेटे ट्रांसफर कर देंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 3 पार्टनर है यहाँ पे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब 3 पार्टनर है, मान लो ए बी सी। अब मान लो तीनों पार्टनर की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। कोई कहता है मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, बच्चे कोई पार्टनर कहता है मुझे सैलरी चाहिए, किसी पार्टनर को मुझे डीड में लिखा है मुझे कमीशन चाहिए, या एंड में बचा हुआ प्रॉफिट, इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। वैसे किसी पार्टनर को डिविजिबल प्रॉफिट चाहिए, ध्यान से बात सुनेगा। हर पार्टनर की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। कैपिटल लगाइए, वो कहता है मैं आईओसी दो। कोई पार्टनर कहता है बहुत ज्यादा काम करता हूं मुझे सैलरी दो। एक पार्टनर कहता है मैं क्लाइंट लेकर आता हूं मुझे कमीशन दो। तो इस तरीके से बेटे हर पार्टनर की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग को P&L बना के बेटे खाली काम नहीं चलेगा। हम लोगों ने क्या करना है, जो प्रॉफिट कमाया है और हर पार्टनर की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, जो कि डीड में लिखी गई है कि अच्छा आपको आईओसी मिलेगा, डीड में लिखा है, आपको सैलरी मिलेगा, डीड में लिखा हुआ है। सारी बातें हमने डीड में उठा के लिख दी। डीड होता है क्या? एग्रीमेंट। ये बताऊंगा क्या होता है। अब इन सब पार्टनर की जरूरतों को बच्चे हमें पूरा करना है, उनको सभी हमें अमाउंट उनके अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। तो बच्चे यहाँ पे हम स्पेशल अकाउंट एक प्रिपेयर करेंगे। उस अकाउंट का बच्चे क्या नाम रखेंगे, मुझे बताओ क्या लिखा है? प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चे वर्ड पढ़ो क्या आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम क्लास 11 तक बनाते थे ट्रेडिंग P&L,
और जितना प्रॉफिट आता था बेटे वहां हम सीधा ट्रांसफर कर देते थे कैपिटल अकाउंट के अंदर या बैलेंस शीट के अंदर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। जितना प्रॉफिट बेटे हम लोगों ने अर्न किया है उस प्रॉफिट को अलग अलग पार्टनर्स को ट्रांसफर करोगे उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो बात डीड में लिखी गई है। लिखा है मान लो मिस्टर ए को मिलेगी आईओसी, तो बेटा उसको आईओसी दो। लिखा है बी को मिलेगी सैलरी, उसको सैलरी दो। लिखा है सी को मिलेगी कमीशन, उसको कमीशन दो। ये सारा प्रॉफिट बांटने के बाद जो एंड में प्रॉफिट बच जाएगा बेटा उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। फिर एंड में हम डिविजिबल प्रॉफिट को बेटे पार्टनर्स को बांटेंगे। सर कौन सी रेशियो में? उस रेशियो को हम बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये सारे काम बेटे आप लोगों को करने पड़ेंगे इन केस ऑफ पार्टनरशिप। हम तो यहाँ पे एक नया अकाउंट ओपन होगा, उस बेटे अकाउंट का क्या नाम रखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी डिस्कस करते हैं क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे। आगे लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले आज के लेक्चर को बिगिन करते हैं। पहले जानेंगे पार्टनरशिप बेटे क्या होता है। आगे बात करते हैं बेटे पार्टनरशिप क्या होता है पहले। अब लिखना स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग। सबसे पहले पार्टनरशिप बेटे क्या होता है? इट इज अ, लिखिएगा, रिलेशन बिटवीन पर्सन। इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन। रिलेशन है पर्सन का। क्या रिलेशन है? टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। पार्टनरशिप का रिलेशन है बेटे शेयर करना प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर बोलूंगा तो बच्चे बाद लॉस भी कवर होगा, नेगेटिव वैल्यू भी आएगी। प्रॉफिट की बेटे नेगेटिव वैल्यू लॉस होती है। तो पार्टनरशिप क्या है? इट इज रिलेशन बिटवीन पर्सन टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। समझना मेरी बात? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। देखिएगा, it is a relation between person to share profit of business carried on by all or any of them। सभी लोग बच्चे उसके लायबल होंगे। एक पार्टनर की गलती के लिए सभी लोग लायबल होंगे, उसको बोलते हैं एक्टिंग फॉर ऑल। लिखिएगा, इस बात को समझेंगे अभी क्या होता है। बेटे पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है? इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, मतलब एक से ज्यादा पर्सन। रिलेशन बिटवीन पर्सन्स क्या रिलेशन है? टू शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब लॉस भी होगा। टू शेयर प्रॉफिट या लॉस ऑफ अ बिजनेस, मतलब बिजनेस से आना चाहिए। और बिजनेस का मतलब होता है बीइंग बिजी। बिजनेस का मतलब होता है बीइंग बिजी। तो याद रखिए पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स। क्या रिलेशन है? टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे बेटे बिजनेस के। अगर लॉस आ गया तो लॉस को भी शेयर करेंगे। तो दोबारा रिपीट करना सुनेगा। पार्टनरशिप क्या है? इट इज रिलेशन बिटवीन पर्सन टू शेयर प्रॉफिट या लॉस ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या होता है? बीइंग बिजी। बीइंग बिजी का मतलब जो काम रेगुलर करते हैं हम लोग। मान लो ए और बी एक रेगुलर बिजनेस कर रहे हैं प्रॉपर्टी डीलर का, तो बच्चे मतलब बिजनेस है। बच्चे मान लो ए और बी ने क्या किया? एक पुराना स्कूटर बेचा। एक पुराना स्कूटर मिलकर बेचा उन्होंने, लेकिन रेगुलर नहीं बेचते, वो एक ही बार बेचा, तो बेटे उसको बिजनेस नहीं बोलोगे। आपने पढ़ा होगा क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज। बिजनेस का मतलब क्या होता है बच्चे? बीइंग बिजी। बिजी का मतलब बेटे क्या होता है? आप उस काम को डेली करो, मतलब उस काम में आप रेगुलर डील करते हो तो ही बिजनेस होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 1 मार्क का। ए और बी ने मिलकर पुराना स्कूटर बेचा, एक ही बार बेचा। वैसे नहीं बेचे, एक ही बार बेचा। क्या वो पार्टनरशिप है? यस तो नो? एक ही बार एक ट्रांजेक्शन को कर रहे हैं, क्या बच्चे उसको बिजनेस बोलोगे या नहीं बोलोगे? एक ही बार एक ट्रांजेक्शन को कर नो। तो एग्जाम में क्वेश्चन बेटे कई बार आता है 1 मार्क का। ए और बी थे, उन्होंने एक प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ा दी, एक ही बार किया, बार बार नहीं करते, कभी कभी काम कर लिया, क्या उसको बिजनेस बोलेंगे? नहीं। याद रखना बेटे बिजनेस का मतलब होता है बीइंग रेगुलर। जो काम हम डेली परफॉर्म करें उसी को बिजनेस बोलेंगे। तो यहां से निकालेंगे फीचर। देखिए फीचर क्या है? पहला फीचर क्या है? एक रिलेशन है बिटवीन 2 और मोर पर्सन। क्या रिलेशन है? शेयर करना है। सर क्या शेयर करना है? प्रॉफिट या लॉस। वो कहां से आए? फ्रॉम बिजनेस। बच्चे बिजनेस से आना चाहिए। आगे पढ़ो क्या लिखा है? कैरिड ऑन बाय ऑल। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम।
एक्टिंग फॉर, इसका मतलब है, इस लाइन का मतलब सीखेंगे पहले। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर, समझते इस लाइन का मतलब क्या है। तो बच्चे मान लो ए, आप इसको लिख लीजिएगा साइड पे, इसको लिख भी लीजिएगा, इसको लिख भी लीजिएगा। मान लीजिए ए बी सी तीन लोग बिजनेस कर रहे हैं, ए बी सी तीन लोग बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए आप। बच्चे मान लो सी ने कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करी, सी ने कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करी, बच्चे से उनकी फर्म को क्या हो गया, फर्म को बच्चे क्या हो गया, ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने से फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया। अब सी ने एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म करी, उससे फर्म को लॉस हो गया, तो बच्चे बताओ उस लॉस को ए और बी बियर करेंगे, खाली सी बियर करेगा? तीनों तीनों बियर करेंगे। इसी को बच्चे बोलते हैं हम कैरिड ऑन बाय ऑल। क्या सब लोग करे और एनी ऑफ देम, चाहे कोई एक करे, लेकिन सभी लोग बेटे उसके लिए लायबल होंगे। एक्टिंग फॉर मतलब ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी पार्टनर इज द फर्म इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर। ठीक है, इसी को बच्चे हम बोलते हैं, इसी लाइन को बोलते हैं बच्चे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, एक वर्ड आता है, आपने पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज के अंदर, बच्चे क्या बोलते हैं, पढ़िएगा, म्यूचुअल एजेंसी। तो म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है, जहां में क्वेश्चन आ गया, म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है, मेन वर्ड क्या है, कैरिड ऑन बाय ऑल, सब लोग मिलके करे, और या कोई एक बंदा करे, और एनी ऑफ देम, लेकिन सभी लोग बेटे इसके लिए लायबल होकर जाएंगे। तो लिख लीजिएगा, पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन बिटवीन पर्सन, क्या रिलेशन है, टू शेयर, क्या शेयर करना है, प्रॉफिट या लॉस ऑफ अ बिजनेस, कैरिड ऑन बाय ऑल, सब लोग करे या कोई एक करे, लेकिन सभी लोग बेटे उसके लिए लायबल होके चलेंगे। इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है, एवरी पार्टनर, लिख लीजिएगा, एवरी पार्टनर इज एजेंट and principal of each other. Every partner is agent and principal of each other. हर बंदा एक दूसरे के एक्टिव में लायबल होकर चलेगा, उसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। चलेगा, आगे चलेंगे, अगली क्या बात आएगी। अच्छा मुझे बताओ, पार्टनरशिप के जितने भी नियम कानून है वो सब कहां लिखे गए हैं, बताओगे? पार्टनरशिप डीड में। नहीं, वो तो ठीक है। पार्टनरशिप इज, अगर डीड ना हो तो कहां जाओगे, डीड ना हो तो कहां जाओगे, किसका कहना मानोगे? लिखिएगा बच्चे, पार्टनरशिप के जितने भी नियम कानून लिखे गए हैं, ऑल आर कवर्ड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो जितने बच्चे पार्टनरशिप के जितने भी नियम कानून है, अगर डीड बनी अच्छी बात है, डीड नहीं बनी तो बेटे इस एक्ट का कहना मानेंगे। क्लियर, यहां तक बात सबको समझ आ गई? लिख लीजिएगा इस पॉइंट को, पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। चलते आगे, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट बच्चे, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है? ये बच्चे पूरे चैप्टर प्रैक्टिकल चैप्टर है, लेकिन थोड़ी सी थ्योरी आएगी, प्रैक्टिकल तक पहुंचने के लिए बेस बना रहा हूं, उसके बाद प्रैक्टिकल में मूव करेंगे। पार्टनरशिप डीड क्या होता है बच्चे, लिखिएगा, डॉक्यूमेंट कंटेनिंग, एक डॉक्यूमेंट होता है, एक एग्रीमेंट होता है, डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एग्रीमेंट in writing among the partners, लिखिएगा, document containing agreement in writing among the partners, document containing agreement in writing among the partners, इसको क्या बोलते हैं? is considered as partnership deed. Document containing agreement in writing among the partners is considered as partnership deed. मेरे जिस डॉक्यूमेंट में सारे पार्टनर सहमत है कि हाँ ये ठीक है,
तो सारे पार्टनर्स पे क्या करेंगे, साइन करेंगे नहीं करेंगे? इट इज साइंड बाय, इट इज साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। देखिएगा, इट इज साइंड बाय ऑल द पार्टनर। तो डीड क्या होता है? ये डॉक्यूमेंट जिसमें एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर, इस पार्टनरशिप डीड, इट इज साइंड बाय ऑल द पार्ट, सभी लोग साइन करेंगे। बच्चे बताओ डीड बनाते का पर्पस क्या बनाने का? कौन बताएगा डीड बनाने का पर्पस क्या है? क्यों बनाते डीड? सोचो। इट इज प्रिपेयर्ड, क्यों बनाएंगे उसको? क्या पर्पस है? इट इज प्रिपेयर्ड टू अवॉइड एनी, आप लड़ाई झगड़ा ना हो, अवॉइड एनी प्रॉब्लम ना आए, मतभेद ना हो, अवॉइड एनी कंफ्लिक्ट्स। बिकॉज जहां पैसा होगा वहां लड़ाई होगी पक्का। तो लड़ाई ना हो फ्यूचर में, बिजनेस अच्छा चल पाए, स्मूथली चल पाए, कोऑर्डिनेशन रहे। तो इसके पहले से डॉक्यूमेंट पूरा करके चलो, पेपर वर्क पूरा कर लो, कल को दिक्कत नहीं आनी चाहिए फ्यूचर के अंदर। तो सर क्या लिखा है? इट इज प्रिपेयर्ड टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट्स among the partners। पार्टनर्स में लड़ाई झगड़ा ना हो, प्रॉब्लम ना आए, तब इसको बनाते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट among the partners। तो क्या लिखा जी? डीड क्या होता है जी? डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एग्रीमेंट इन राइटिंग among the partner, डीड। इट इज साइंड बाय ऑल द पार्टनर, इट इज प्रिपेयर्ड टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट among the partner। एग्जाम में क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पार्टनरशिप डीड। अब डीड में सर क्या लिखा, डीड में क्या लिखा जाएगा? बताओ जी, डीड में क्या लिखा जाता है? कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये सारी बातें आप लोगों ने पढ़ी थी क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज के अंदर, लेकिन हमने मेन सीखनी है अकाउंटिंग, लेकिन थोड़ा सा बेस है, बेस हम कवर करवाएंगे, फिर हम अकाउंटिंग में जाएंगे। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप से डीड में क्या लिखते हैं? बताओ डीड में क्या लिखा जाता है? डीड में क्या आएगा? बताओ डीड में क्या लिखेंगे? सबसे पहले फर्म के बारे में, डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, फर्म का नाम, एड्रेस, नेचर ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय फर्म। लिखेगा फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस, क्या बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनर्स के बारे में, पार्टनर्स के बारे में, पार्टनर्स का नाम, एड्रेस, उनकी क्वालिफिकेशन, कितना पढ़े लिखे है, फर्म के बारे में, पार्टनर के बारे में। थर्ड पॉइंट और क्या आएगा डीड में? क्या आएगा डीड में? आपको जो लगता है एन नंबर ऑफ आइटम आ सकती है, इसका कोई अंत नहीं है। और क्या आ सकता है? हमने बिजनेस कब स्टार्ट किया, तो क्या बोलेंगे उसको? डेट ऑफ कमेंसमेंट, डेट ऑफ बिजनेस, बिजनेस कब स्टार्ट किया हम लोगों ने। और डीड में क्या आएगा? अब अकेला बंदा तो काम कर नहीं रहा, 2-4 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो सब अलग अलग पैसा लगाएंगे। मुझे पैसा लगाने को क्या बोलते हैं? कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर। कितना पैसा लगाया उन्होंने? कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, कितना पैसा लगाया। मुझे एक बात बताओ बेटे, कैपिटल लगाएंगे बिजनेस में तो बिजनेस से क्या मांगेंगे वो? बताओ मुझे, कैपिटल का क्या रिवॉर्ड होता है, क्या मिलना चाहिए कैपिटल के बदले उनको? स्पीड से बोलेगा। कैपिटल के बदले मेरे फर्म से क्या मांगेंगे वो? अरे वेट कर रहा हूं आप लोग की। प्रॉफिट। बच्चे जिंदगी ऐसे नहीं होता, बच्चे गलत बोल रहे हो। आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, मैं आपसे बात करूँ, ध्यान से बात सुनो। मैं मानता हूँ कि आपने, कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट करता हूँ बच्चे। मैं मानता हूँ आपने इकोनॉमिक्स के बच्चे पढ़ा होगा फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। कैपिटल के बदले क्या होता है? इंटरेस्ट,
प्रॉफिट किसके बदला होता था वहां पे, याद करो। प्रॉफिट किसका रिवॉर्ड होता है? हाँ, उसको बोलते हैं रिस्क। बेटे प्रॉफिट किसका रिवॉर्ड होता है? रिस्क का। Risk. कैपिटल का रिवॉर्ड क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है, बात समझ आ गई? तो इस बात को याद रखिएगा प्लीज। ठीक है, आइए चलते हैं। तो अब लिखेंगे बच्चे, अगला पॉइंट क्या आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लिखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर ने पैसा लगाया, उसको कितना कैपिटल का मिलना चाहिए, क्या रेट होना चाहिए? बेटे सारी बातें लिखेंगे डीड में। डीड बनाओ जिससे लड़ाई झगड़ा ना हो। अगर डीड नहीं बनी तो बच्चे कहां जाओगे बताओ? अगर डीड नहीं बनी तो हम कहां जाएंगे बताओ? उसके बाद जाएंगे डीड नहीं बनी तो। बोलो बोलो। अगर डीड Indian बनाई नहीं Partnership बनाई। Act. हाँ, याद रखना बच्चे, बहुत जगह काम आएगी बात, ये याद रखना। और क्या लिखेंगे डीड में, और क्या आएगा बताओ? 6 पॉइंट बच्चे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स। प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, क्या रेशियो है? इक्वल रेशियो है, क्या रेशियो? वो डीड में लिखा जाएगी सारी बातें। अगर डीड में नहीं लिखा तो एक्ट क्या बोलता है बताऊंगा, बाद में आएगी। पहले डीड की बात कर रहे हैं हम लोग। और क्या लिखेंगे बच्चे? मान लो किसी पार्टनर में से पैसा घर विड्रॉ करके ले गया, तो उससे क्या चार्ज करेंगे? पैसा घर लेके जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन Drawings. उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना चार्ज करेंगे पार्टनर से? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज बाय फर्म चार्ज कर रहा है ऑन पार्टनर। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा? सब डीड में लिखा जाएगा। नहीं लिखा तो क्या करेंगे? जो एक्ट बोलेगा। एक्ट क्या बोलेगा अभी बताऊंगा 5 मिनट के बाद आपको, चलेगा। और डीड में क्या लिखेंगे? और डीड में क्या आएगा बच्चे? पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ। क्या उनके राइट्स है, क्या उनकी ड्यूटी है, ये डीड में लिखा जाएगा। क्या उनके राइट्स है, क्या उनकी ड्यूटी है। और क्या आएगा डीड में? डीड में बच्चे एन नंबर ऑफ आइटम आ सकते हैं। मैं कुछ आइटम लिखवा के छोड़ दूंगा, राइट ड्यूटी आ जाएगी। और डीड में क्या ले सकते हैं बच्चे? मान लो किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, तो किसी ने लोन दिया तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर बेटे पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, तो उस लोन पे पार्टनर क्या ब्याज चार्ज करेगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। एक मिनट, लोन किसने दिया है? लोन, एक मिनट इसको लिखिएगा। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन किसने दिया? पार्टनर ने दिया फर्म को। एडवांस्ड बाय पार्टनर टू फर्म, इसका क्या रेट आएगा? और एक पॉइंट और लिख लो, हम गुडविल कौन से मेथड से कैलकुलेट करेंगे? मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्योंकि हर मेथड का रिजल्ट अलग अलग आता है, तो पहले ही डिसाइड कर लो भी इस मेथड पे जाएंगे हम। जैसे आपको याद होगा क्लास 11th में आप पढ़ते थे डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड होते थे, ऐसे ही गुडविल को कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड है, और हर मेथड का रिजल्ट अलग आएगा। तो फ्यूचर में लड़ाई झगड़ा ना हो, आप में प्रॉब्लम ना आए, मतभेद ना आए, क्योंकि जहां प्रॉब्लम आएगा तो बिजनेस ढंग से रन नहीं कर पाओगे आप लोग। तो फ्यूचर की लड़ाई से बचने के लिए हम अपनी डीड को बना के चलते हैं। तो डीड क्या देख लो एक बार, एक डॉक्यूमेंट, पार्टनर्स को बिठा दिया, कोर्ट में चले गए, वकील के पास चले गए, स्टैम्प पेपर में लिखवा दिया जी हमने यहाँ ये काम करेंगे। डॉक्यूमेंट जिसमें एग्रीमेंट दिखा गया पार्टनर्स के अंदर, उसको डीड बोलते हैं। सब लोग साइन करते हैं। बनाने का पर्पस क्या? लड़ाई झगड़ा ना हो। उसमें क्या लिखेंगे? फर्म के बारे में, पार्टनर के बारे में, कब बिजनेस स्टार्ट किया है, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल पे कितना है, पीएसआर कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या रेट है, उनके राइट्स क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसको ब्याज का क्या रेट मिलेगा, क्या मेथड है गुडविल को वैल्यू करने के। ऐसे बेटे यहाँ पे एन नंबर ऑफ आइटम आ सकती है, वो हमने यहां तक लिख दिया, नेक्स्ट सेक्टर लिख के छोड़ दो।
इसका कोई अंत नहीं है। जो उनके मन में आ रहा है, जो उनके मन में डर है फ्यूचर में ये ना हो जाए, वो सारी बातें उठाकर डीड में लिख दो, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां तक बेटे किसी के मन में डाउट मुझसे पूछ सकते हो प्लीज। कोई क्वेश्चन यहां तक किसी को प्लीज? अरे No, आप sir. चलेगा, अब चलेंगे आगे बात करेंगे। अगली बात, ये क्वेश्चन बच्चे एग्जाम में कई बार 1 मार्क्स का आता है, कई बार आता है बच्चे। बच्चे हम कह रहे हैं एग्रीमेंट बेटे 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान से बात सुनिएगा, और दोनों वैलिड एग्रीमेंट है। बच्चे मैंने बताया एग्रीमेंट 2 प्रकार के होते हैं बच्चे। एक अभी आपने देखा बच्चे, कौन सा एग्रीमेंट होता है, अभी हमने डिस्कस किया था अभी हम लोगों ने, रिटर्न एग्रीमेंट। तो बच्चे हम क्या बोलते थे, पार्टनरशिप डीड। ध्यान से बात सुनेगा, एक होता है रिटर्न एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड। बच्चे दूसरा होता है हमने आपस में बातचीत कर ली, रिकॉर्डिंग कर ली उसकी, उसको क्या बोलेंगे, ओरल एग्रीमेंट। बच्चे एग्रीमेंट याद रखिएगा 2 प्रकार से हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आता है कई बार। ए और बी ने ओरल एग्रीमेंट किया डीड के बारे में, क्या वैलिड है कि नहीं है? बच्चे लिखिएगा, जो ओरल एग्रीमेंट है बच्चे वो भी वैलिड होता है। इज ऑल्सो लिख लीजिएगा, इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वैलिड एग्रीमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया है कि ए और बी ने ओरल एग्रीमेंट किया, बताओ वैलिड है कि नहीं है? बच्चे वो वैलिड माना जाता है। इज ऑल्सो कंसिडर्ड वैलिड एग्रीमेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बच्चे बताओ बेटर क्या रहेगा, रिटर्न के ओरल? बेटर क्या करना चाहिए हम लोग को, ओरल बनाए कि रिटर्न बनाए? बेटर क्या होगा? रिटर्न। रिटर्न, ठीक है ना? तो बट इट इज प्रेफरेबल कि कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है कि हमारे ओरल एग्रीमेंट को जाकर देखिएगा, तो लड़ाई ना हो, इससे बढ़िया पहले ही काम लिखित में करके चलो, हो जा रहा बढ़िया है। बट इट इज प्रेफरेबल to have a written agreement to avoid conflicts। क्योंकि जहां पैसा होगा बेटे वहां लड़ाई पक्का होगी। आज नहीं कल हो, कल ही 10 साल के बाद हो, पक्का होगी, गारंटी है चीज की। तो कल को लड़ाई झगड़ ना हो, कोर्ट में जाना ही क्यों पड़े? कोर्ट में जाना आसान काम तो है नहीं, तो जाओ मत, इससे बड़े पहले अपने डॉक्यूमेंट पूरे करके चलो। तो मेरा छोटा सा क्वेश्चन आपसे यही था बच्चे, क्या ओरल एग्रीमेंट वैलिड होता है कि नहीं होता? आंसर क्या है, यस और नो? Yes. ओरल एग्रीमेंट वैलिड, Yes, sir. यस। इस बात को याद रखने एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक बात और, ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट, ए और बी ने एक नॉर्मल एक मकान को रेंट पे चढ़ाया, एक ही बार चढ़ाया, क्या वो पार्टनरशिप है या नहीं है? No, sir, नहीं है। याद रखना बेटे, बीइंग बिजी होना चाहिए, बीइंग बिजी। जब कहूंगा आपको सारी बातें वहां कवर करेंगे। फिलहाल अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने क्या स्टडी किया अभी तक? पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, डीड नहीं बनेगी तो क्या होगा, अभी बात हम पढ़ते चलेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, सर डीड नहीं बनी तो क्या होगा, तो बताओ क्या करेंगे। पॉइंट नंबर 3, अगर डीड नहीं बनी तो सर लड़ाई ना हो तो क्या करना चाहिए, देखते हैं। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, सर डीड नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या डीड इनकम्प्लीट है, सारी बातें लिखी हुई नहीं है, इनकम्प्लीट है। पार्टनर्स लड़ाई कर रहे हैं, पैसों की लड़ाई हो रही है, वो कह रहा है सैलरी दो मुझे, एक कह रहा है कमीशन दो, एक कह रहा है मेरे को प्रॉफिट ज्यादा दो, आपस में सर फाड़ दे एक दूसरे का, लड़ रहे हैं, क्या पैसा होगा, लड़ाई होगी पक्का होगी। सर क्या कहते हैं अब
बेटे डीड नहीं बनी या डीड आधी अधूरी बनी रहेगी, सारी बातें लिखी थी डीड में हमने। अब लड़ाई होगी, लड़ाई ना हो, अब हम कहाँ जाएंगे, हम चलेंगे कोर्ट में। और तो कोर्ट चलते हैं बच्चे। ए बी सी 3 पार्टनर थे। सी कहता है, सी क्या कहता है जी, कहता है मेरे को चाहिए सैलरी, मैं सुबह सुबह आता हूँ, 8 बजे आता हूँ, तुम दोनों आलसी हो। सी कहते हैं तुम दोनों आलसी हो, मैं सुबह 8 बजे आता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ और रात को 9 बजे घर जाता हूँ, तो मुझे चाहिए एक्स्ट्रा सैलरी, मुझे सैलरी लाके दो। ए और भी मानने को तैयार नहीं है। ए और भी कह रहे भाई हम सैलरी को नहीं देंगे, जो करना है कर ले जा। सी कहता है चलो मैं आपको लेके चलता हूँ कोर्ट। कहता हो चले कोर्ट। अब बिजनेस क्या करना है इन लोगों ने, तो कोर्ट चल दिए। अब बिजनेस तो लगा लो खत्म हो चुका, खत्म। अब गए कोर्ट। जब कोर्ट में गए तो सी ने कहा जी मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बड़ा मेहनती हूँ, आंखों में आंसू आगे बेचारे के बोलते बोलते, लेकिन ए और भी मानने को तैयार नहीं है। ए और भी कह रहे भाई हम इसको सैलरी नहीं देंगे। अब कोर्ट ने कहा भाई एक काम करो, डीड लेकर आओ। इन्होंने कहा डीड है ही नहीं, इन्होंने कहा डीड हमने बनाई नहीं, हम बड़े पक्के दोस्त थे, बचपन से एक साथ हमने पढ़ाई की थी, हमने कहा बिजनेस करेंगे, हमने कहा डीड क्या करनी बना के, हमने कहा हमें बहुत विश्वास है एक दूसरे के ऊपर, हमने कहा डीड नहीं बनाते, डीड नहीं बनाई। या डीड बच्चे मान लो बना भी ली, उसमें खाली क्या लिखा, नाम बता और कब स्टार्ट किया, बस दैट्स ऑल, और डीड आधी बना के छोड़ दी। अब कोर्ट ने कहा डीड नहीं है, इन्होंने कहा डीड नहीं है हमारे पास, हम क्या करें बताओ। तो कोर्ट ने कहा सी को भाई साहब एक काम करो, आपने दोस्तों में विश्वास किया, बड़ी अच्छी बात है, विश्वास करना भी चाहिए, लेकिन आपने डीड नहीं बनाई तो मुझे मजबूरन किसके पास जाना पड़ेगा, मुझे किसका कहना मानना पड़ेगा, बोलो किसका कहना मानना पड़ेगा, एक्ट का। एक्ट का नाम क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कहता है बेटे एक्ट इमोशनल नहीं है। कहता आप इमोशनल हो सकते हो, एक्ट इमोशनल नहीं। कहता सॉरी। कोर्ट ने कहा सॉरी भाई सी, आप जितनी मर्जी मेहनत करो, सुबह करो शाम करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सैलरी नहीं मिलेगी। सी ने कहा मैं क्या करूं। कोर्ट कहता भाई एक काम कर, अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो डीड को रिवाइव कर लो, डीड को चेंज कर लो आपस में सर्वसहमति से, और उसमें लिखवा दो कि सी को सैलरी मिलनी चाहिए। सर इसका मतलब क्या हुआ, जितनी पुरानी उससे मेहनत करी बेटे उसको सैलरी नहीं मिलेगी। तो छोटी सी मेरी बात याद रखो, दूसरी बातें लिखवाऊंगा, छोटी सी बात याद रखो, अगर डीड नहीं बनी तो कोर्ट में जाओगे, कोर्ट भी आपको क्या बोलेगा, किसके पास जाओ, कह मेरे पास रोज मत आया करो, कह रहा किसका कहना मानो, किसका कहना मानो, कोर्ट ने क्या बोला है, एक्ट का कहना मानो। और देखेंगे बेटा एक्ट क्या कहता है, समझते हैं इन चीजों को। तो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या डीड इज इनकम्प्लीट, बच्चे पढ़ो क्या लिखा है मैंने, पढ़ो क्या लिखा है, प्रोविजंस मतलब रूल्स ऑफ, बेटा किसका कहना मानेंगे, दोबारा बोलो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सर किसका कहना मानेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बच्चे वर्ड पढ़ो क्या लिखा है, शैल का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ी होगी बच्चे, कंपल्सरी। उन्होंने ये नहीं कहा मे नहीं बोला, उन्होंने कहा शैल, मतलब कंपल्सरी फॉलो करना पड़ेगा। तो प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप 32 शैल मतलब कंपल्सरी, मतलब मैंडेटरी, शैल अप्लाई, शैल अप्लाई। यहां तक किसी के मन में क्वेश्चन कोई, चले आगे। अगर डीड नहीं बनी किसका कहना मानोगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आगे बच्चे मूव कर, यस सर। चलेगा। अब बात करेंगे सर एक्ट क्या कहता है, एक्ट क्या कहता है, एक्ट की बात समझेंगे बच्चे। यहां लिखिएगा मैटर्स, जो हमारे मैटर्स काम के हैं। बच्चे मैं आपको धीरे धीरे प्रैक्टिकल पोर्शन में लेके जा रहा हूं, हम धीरे धीरे प्रैक्टिकल पोर्शन में मूव कर रहे हैं। आने वाली एक क्लास के बाद हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। मैटर्स मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम का पहले से निवारण है, पहले से सॉल्यूशन एक्ट के अंदर। तो कोर्ट में मत जाना बार बार, कोर्ट जाओगे कोर्ट के बाद इतना वेला नहीं बैठा भाई आपकी लड़ाई चल जाओगे, या डीड बना लो, अगर डीड नहीं बनाई तो एक्ट में हमने सब लिख दिया, वहां जाके पढ़ लो, हमारे पास आने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। चल ठीक है, मैटर्स, और मैटर्स जो भी होगा
हम प्रोविजन मानेंगे, किसका प्रोविजन मानेंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सर जी मैटर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आओ जी करेंगे जी करेंगे। सर क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, कहीं बार से क्वेश्चन ना आया तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में काम आएगी सारी बातें। जैसे आज एनपी में कहा था छोटा कॉन्सेप्ट या तो आएगा, नहीं आया तो बड़े क्वेश्चन में काम आएगा। ऐसे यहाँ पर कॉन्सेप्ट अलग से आ गया, अच्छी बात है, छोटे बड़े क्वेश्चन में काम आएगा। आओ सर चलेंगे मैटर और क्या प्रोविजन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। पहला मैटर सर क्या है? पहला मैटर क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर ये क्या होता है? जब एक बंदा काम तो कर नहीं रहा, 2-3 लोग मिलके काम कर रहे हैं और प्रॉफिट को बांटना है, कैसे बांटा जाए? क्या रेशियो है? रेशियो कैसे डिसाइड करेंगे? कौन कितनी मेहनत कर रहा है, किसका क्या कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, बातों को देखेंगे। वो उस बात को देखते हुए डीड में लिख देंगे कि ये हमारी पीएसआर है। लेकिन पार्टनर से बहुत विश्वास था आपस में, उन्होंने कहा ये नहीं लिखेंगे डीड में, हम 1 साल के बाद देखेंगे कि अच्छा काम हो रहा है बुरा काम। डीड लिख बनाई नहीं, पीएसआर लिखा ही नहीं, मीडियम गए एक्ट के पास। एक्ट ने क्या कहा? अगर डीड नहीं बनाई तो मेरे पास मत आना बेटे, प्रॉफिट कैसे बांट लेना? लिखेगा पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट इन, मतलब कैसे बांटेंगे? इन पार्टनर शेयर प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो। बच्चे मान लो आपका एग्जाम में क्वेश्चन है ए और बी 2 पार्टनर है, उनकी रेशियो नहीं पता, थोड़े रेशियो बच्चे क्या लोगे आप? रेशियो क्या लोगे बताओ? नहीं पता क्वेश्चन में तो 1:1। 1:1। डीड का मतलब हमारा क्वेश्चन, अगर मेरे क्वेश्चन में नहीं पता मुझे क्या इनकी रेशियो है, मतलब डीड में नहीं लिखा हुआ, मेरा क्वेश्चन मेरा डीड है, जो मुझे क्वेश्चन आएगा वो डीड है मेरा। अगर मेरे क्वेश्चन में रेशियो है ही नहीं ए और बी की, तो बेटे रेशियो मानेंगे 1:1। सर एग्जांपल से समझाओ। बच्चे ए और बी पार्टनर है, मैंने कहा इनकी रेशियो है इक्वल, तो दैट इज 1:1। तो बच्चे ए का शेयर कितना होगा बताओ? ए का शेयर कितना होगा? 1/, और बी का शेयर भी कितना होगा? 1/2। इक्वल इक्वल मिलेगा। सर मान लो अगर 3 पार्टनर होते तो क्या होता? मान लो एबीसी 3 पार्टनर है बेटे, एबीसी आर इक्वल पार्टनर। अगर बेटे 3 पार्टनर होते तो क्या बोलते? तो रेशियो क्या बनती? बोलेगा 1:1। तो बताओ इनका शेयर कितना होता? रिस्पेक्टिव शेयर कितना आता? 1/3। 1/3 1/3, 1/3 एंड सो ऑन। बच्चे याद रख के चलेगा। 4 होंगे 1/4, 5 होंगे 1/5, ऐसा केस में भी सिंपल याद रख लो बेटे, अगर डीड नहीं है, डीड नहीं बनी तो प्रॉफिट बंटवाएंगे इक्वली। ये बात कौन बोलता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आगे चलेंगे, आगे डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चे ए और बी 2 पार्टनर है, ए ने लगाया 10 लाख रुपए, बी ने लगाया 1 लाख रुपए, दोनों में लड़ाई होगी, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए चाहिए चाहिए। ए ने लगाया 10 लाख रुपए, उसका ज्यादा रिस्क है, और बी ने लगाया 1 लाख रुपए। डीड में बच्चे कुछ नहीं लिखा हुआ, दोनों गए एक्ट के पास। एक्ट ने क्या कहा? एक्ट ने क्या कहा बच्चे? एक्ट क्या बोलेगा? पढ़ो क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, देखिएगा जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। बेटे या तो डीड बना लो या तो डीड बनवा लो। अगर डीड नहीं बनाई, आप जितना मर्जी पैसा बिजनेस में कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट करो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ये बात एक्ट में लिख दी गई है, और जो बात रूल में लिख दी, एक्ट में लिख गई, बच्चे उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। बात सबको समझ आई? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? तो पहला पॉइंट क्या था? पीएसआर बेटे बांटेंगे इक्वल।
सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा हुआ कुछ भी रीड में, तो बेटे नॉट अलाउड। थर्ड पॉइंट बेटे पार्टनर की सैलरी या पार्टनर का लिख लो कमीशन, बड़ी मेहनत करते हैं कई पार्टनर बच्चे, क्या लिख लो बेटे पार्टनर का रेम्यूनरेशन, एक ही मतलब कोई भी नाम आ जाए, सैलरी आ जाए, रेम्यूनरेशन आ जाए, कमीशन आ जाए। बच्चे बताओ मेरे इस वाले एग्जांपल में जब सी कोर्ट में गया था क्या उसको सैलरी, कोर्ट ने क्या कहा सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी सर। या तो डीड बना लो या विश्वास मत करो, सिंपल सी बात है सर। तो क्या लिखेंगे? नॉट अलाउड टू पार्टनर, नहीं मिलेगी जी, नहीं मिलेगी। कोर्ट कह रही है मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि एक बंदे का देखना कौन सच है, कौन ईमानदार है, कौन झूठा है। हमने सीधा बोल दिया नहीं मिलेगी, चाहिए तो डीड में लिखवा लो। हमारे पास बार बार आने की जरूरत नहीं, हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो आपको थोड़ी सुलटाएंगे बैठ के। सर जी पहला हो गया पीएसआर, दूसरा हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, थर्ड हो गया सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन। सर फोर्थ पॉइंट, अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इस पॉइंट को ध्यान से बेटे बात सुनेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन किसने दिया बच्चे? पढ़ो क्या लिखा है, एडवांस्ड बाय पार्टनर टू फर्म। देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, इसको समझेंगे क्या कहता है। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर टू फर्म, इस पॉइंट को समझते हैं, पहले इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर टू फर्म, बच्चे पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, बेटे पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है और लोन पे वो मांग रहा है इंटरेस्ट, तो क्या होगा समझेंगे, चीज को देखेंगे पहले। देख बात तो सुनो बच्चे, मान लो एबीसी तीन पार्टनर थे, हमने सी को कहा भैया कैपिटल लगा ले, उसने कैपिटल लगा दी बिना डीड में लिखे हुए, कैपिटल लगा दी। जब कल को लड़ाई हुई तो उसको आई उसकी नहीं मिला। फिर उसके बाद क्या हुआ, सी ने पूरा एक्ट पढ़ा, सी ने एक्ट को बड़ी समझदारी से पढ़ा और वैसे एक्ट में लिखा हुआ था, एक्ट में क्या लिखा हुआ था, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, कैपिटल नहीं बच्चे लोन देता है, लोन दे रहा है पार्टनर फर्म को, डीड में कुछ नहीं लिखा इन्होंने, उसने एक्ट को पढ़ा, एक्ट में लिखा था अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस पार्टनरशिप फर्म को उस पर्टिकुलर पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा लोन के ऊपर 6% के ऊपर। ध्यान से बात सुनो, अगर बेटे सी बेटे कैपिटल लगा रहा है और डीड में कुछ नहीं लिखा तो, और एक्ट भी कहता है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, लेकिन उसने एक्ट पढ़ा, उसने एक्ट में क्या देखा कि एक्ट में लिखा हुआ अगर मैं फर्म को लोन दूंगा, जो पार्टनर वही है लेकिन हमने कैपिटल की जगह नाम रख दिया लोन। अब सी ने कहा भैया मैं लोन दूंगा फर्म को, मैं कैपिटल नहीं लगाऊंगा। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है और उनकी डीड में उस लोन के बारे में, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी लिखा नहीं हुआ, तो एक्ट कहता है उस पार्टनर को 6% के ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन बच्चे अलाउ किया जाएगा। तो इस पॉइंट को समझाओ, लिखिएगा क्या लिखा है, अगर कोई पार्टनर देता है फर्म को लोन तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा बच्चे, लिखिएगा, पढ़िए क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन allowed to partner at the rate 6% per annum। देखिएगा सर, at the rate 6% per annum, 6% की ब्याज दर के ऊपर बच्चे उसको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर लोन दे बेटे पार्टनर है फर्म को तो 6%, ये बच्चे एक्ट में बात लिखी गई है, कैपिटल पे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर लोन दिया है पार्टनर ने फर्म को तो 6% बेटे को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलकर चलेगा। क्लियर है, बात सबको समझ आ गई? चलो आगे, पॉइंट नंबर फिफ्थ, फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, बच्चे पढ़ो क्या लिखा है,
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बच्चे मान लो पार्टनर पैसा बिजनेस से विड्रॉ करके ले गया और डीड में कुछ भी लिखा नहीं हुआ था उसके बारे में, इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे या नहीं करेंगे, डीड में कुछ भी लिखा नहीं हुआ था। तो एक्ट क्या कहता है बच्चे, एक्ट क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट चार्ज। ठीक है बच्चे, एक्ट क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट चार्ज। देखो बच्चे मैंने हर जगह वर्ड लिखा अलाउड, फिर यहाँ वर्ड लिखा चार्ज। का लॉजिक क्या है? बिकॉज यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना है पार्टनर को, फर्म को। जब बच्चे पार्टनर फर्म से पैसा विड्रॉ करेगा, जो पार्टनर फर्म से पैसा विड्रॉ करेगा, तो उसका मतलब क्या हुआ? पार्टनर की ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटी है फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे करने की। लेकिन जब डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो एक्ट क्या कहता है बच्चे? आप विड्रॉ कर लो, हम आप पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करेंगे। और इन पांचों कॉन्सेप्ट को दोबारा से इकट्ठा करते हैं। बेटे पहला पॉइंट, सब लोगों ने पार्टिसिपेट करना है। अगर डीड में प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं लिखा तो प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? अरे अब इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, अगर डीड में आईओसी के बारे में कुछ नहीं लिखा तो आईओसी कैसे बांटेंगे? बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? नॉट अलाउड। थर्ड पॉइंट, सैलरी हो, कमीशन, सारी बातें काम आएगी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, याद रखिएगा। सैलरी हो, कमीशन और रेम्युनरेशन कुछ भी हो, डीड में कुछ नहीं लिखा, एक्ट क्या कहता है? एक्ट क्या कहता है? नॉट अलाउड। फोर्थ पॉइंट, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है और डीड में उस लोन के इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, तो उस पार्टनर को फर्म देगी 6% पर एनम, 6% पर एनम। पर एनम वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, पर एनम 6% पर एनम फर्म उसको देगी इंटरेस्ट। ये बात देखिए एक्ट के अंदर। अगला पॉइंट क्या बताया? अगला पॉइंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर डीड में नहीं लिखा तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करेंगे। एक पॉइंट और लिखेंगे, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 बच्चे, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर बच्चे, यहां से कोई भी क्वेश्चन 1 मार्क का बन सकता है केस स्टडी बना के। सर केस स्टडी कैसे बनाएंगे? एबीसी आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि हमारे को सैलरी मिलनी, सी को सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन डीड में नहीं लिखा, तो क्या करेंगे? तो बेटे यहां से एन नंबर ऑफ 1 मार्क के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इस टॉपिक के अंदर। करवाऊंगा, बताऊंगा वो भी ड्यूरिंग द पीरियड। अगली बात सर क्या है? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। सर क्या कहते हैं? आप पहले एक बात को समझेंगे, पहले समझेंगे चीज को, एडमिशन न्यू पार्टनर में क्या कहना चाहता हूं आपको। यहाँ पे पहले समझते हैं इस पॉइंट को, फिर हम आगे चलेंगे। सर क्या कहता है एडमिशन न्यू पार्टनर क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? बच्चे मान लो आप लोग जो बच्चे बोल लो, मान लो, इसका मतलब है केस स्टडी। केस स्टडी बननी है आपके एग्जाम में। मान लो मतलब केस स्टडी बननी है। ए, बी, सी और डी बच्चे 4 लोग पार्टनर बच्चे बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है? ए, बी, सी, डी 4 लोग पार्टनर है। एक नया पार्टनर बच्चे ई कहता है मुझे पार्टनरशिप फॉर्म में रख लो। ई कहता है मुझे पार्टनरशिप फॉर्म में रख लो। डी मान गया, सी भी मान गया, 2 लोग बच्चे मान गए, बी भी मान गया, 3 लोग मान गए। मतलब लगभग मान लो 4 में से 3 लोग मान गए। लगभग बच्चे कौन मान गए? अगर मैं बोलूं बच्चे क्या मान गए? मेजोरिटी मान गए। ए कहता है भाई मुझे उसको पार्टनर नहीं बनाना, मैं नहीं बनाऊंगा। मेरा क्वेश्चन बेटा आपसे ये है, अगर फॉर्म में मेजोरिटी लोग हाँ कर दे, हाँ इसको पार्टनर बना लो, एक बंदा माइनॉरिटी वो मना कर दे इसको पार्टनर नहीं बनाना, तो क्या ई पार्टनर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? मुझे बताएं फटाफट। मेजोरिटी लोग मान गए, एक बंदा कह रहा नहीं बनने देना, क्या मेजोरिटी की सुनूंगा कि सबकी सुनूंगा? अरे अब सबकी। सबकी सुननी पड़ेगी। उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक क्या है? देखो जब ई पार्टनर जब बनेगा बच्चे, मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी। क्या डेफिनेशन क्या थी? पार्टनरशिप रिलेशन बिटवीन पर्सन टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब सर क्या हुआ? अगर ई कोई गलत काम करेगा तो गलत काम के लिए डी भी रिस्पॉन्सिबल होगा, सी भी होगा, बी भी होगा, साथ में रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ए भी होगा। तो ए कहता है भैया मुझे उसको रखना ही नहीं है,
वो आएगा तो उसके साथ से तुम्हारे साथ मैं भी डूबूंगा। एक कह रहा मैं जानता हूँ ये बेकार बंदा है, वो आपको भी डुबोएगा मुझे भी डुबोएगा, मैं उसको पार्टनर अपनी फर्म में बनाना नहीं चाहता। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मेजोरिटी मान जाए, अगर मेजोरिटी मान जाए तो क्या किसी को अपनी फर्म में पार्टनर बना सकते हैं, यस और नो? No. नो। सर कब बनेगा? जब सभी पार्टनर, जब सर्व सहमति होगी, जब यूनानिमस यूनानिमस सब लोग मानेंगे तो ही बेटे ई को पार्टनर बना सकते हैं। जितनी बातें बेटे बता रहा हूं ये सब 1 मार्क के क्वेश्चन बनने के लिए तैयार है। और तो लिखते इस बात को, लिखते सर क्या कहते हैं आप? मैंने कहा जी एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यस और नो। हम लिखेंगे बेटे न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड, कैन नॉट बी एडमिटेड। सर एडमिट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी एडमिटेड। सब कब एडमिट नहीं कर सकते? कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस जब तक क्या बोलो जी? अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री। जब तक ऑल द पार्टनर एग्री ना कर जाए बच्चे कोई पार्टनर नहीं बन सकता। न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिट अनलेस ऑल द पार्टनर एग्री। तो फटाफट एक बार कैप करते हैं। अगर डीड नहीं बनी तो पीएसआर इक्वली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, सैलरी कमीशन रेम्युनरेशन नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर टू फर्म 6% पर एनम। बेटे पर एनम बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बताऊंगा पर एनम अगर नहीं लगाया तो क्या फर्क पड़ जाता है, कैसे हमारे पूरे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं जब आपने पर एनम वर्ड को इग्नोर कर दिया। वहां लिखा था पर एनम और आपने बेटे इग्नोर कर दिया, तो कैसे पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा 6 नंबर का। दिखाऊंगा पर एनम की भी क्या इंपॉर्टेंस है, अभी आप जब टाइम आएगा तो दिखाऊंगा वाले क्वेश्चन भी आप लोगों को। और उसके बाद क्या बच्चे आया, नया पार्टनर बेटे तब तक एडमिट नहीं होगा जब तक सारे पार्टनर बेटे क्या ना हो जाए, सारे पार्टनर बेटे क्या ना कर जाए, मान ना जाए। यहां तक किसी को डाउट कोई? No, sir. चलेगा, चलते अब आगे। अभी लूंगा 10-15 मिनट बच्चे और रखूंगा क्लास, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। अब क्या बात आ रही है, हमने बेसिक बातें कर ली। पार्टनरशिप एक्ट क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, पार्टनरशिप का मतलब क्या है, डीड क्या होती है, डीड नहीं बनेगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी, डीड बनेगी तो क्या बेनिफिट होंगे, और डीड नहीं बनेंगे तो हम किसके दरवाजे पे जाएंगे, कोर्ट के दरवाजे पे जाएंगे और कोर्ट हमें कहां भेज देगा। अब बेटे प्रॉफिट को बांटना है पार्टनर्स को। हर पार्टनर की अलग अलग डिमांड है। कोई कह रहा है मुझे सैलरी चाहिए, कोई कह रहा है मुझे कमीशन चाहिए। सर कह रहा है का मतलब डीड में लिखा गया, डीड में लिखा गया, डीड में लिखा सैलरी दो, डीड में लिखा कमीशन दो। अब सर कैसे देंगे, उस प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे? उसको बांटने के लिए बेटे में एक नया अकाउंट सीखेंगे, उसका नाम है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और लिखेंगे सर क्या होता है। अगली बात, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटे चैप्टर की जान है, इस चैप्टर की जान है। लगभग मोर देन 70 to 80 क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बच्चे P&L की फैमिली से बिलोंग करता है। सर फैमिली का मतलब, सर इसका नेचर भी है नॉमिनल। इसका बच्चे नेचर क्या है, इसका नेचर क्या है? 1 मार्क क्वेश्चन एक और आ चुका है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या नेचर होता है सर? सर नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब क्लास 11 को याद करो, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड Gains. और देखिए और लिखेंगे सर, सर क्या होता है, सर इसमें क्यों बनाते हैं, क्या पर्पस है बनाने का इसको। अभी तक आप लोगों ने सीखा था ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, और जो P&L में प्रॉफिट आया था बेटे, जो P&L में प्रॉफिट आया था उस प्रॉफिट को हम लोगों ने कहां ट्रांसफर कर दिया था, बैलेंस शीट में। लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे, अब प्रॉफिट को बांटेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस अकाउंट। पहले इस अकाउंट के बारे में जानते हैं, अकाउंट क्या होता है। 10 मिनट क्लास और रखूंगा, उसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे हम लोग। हाँ जी सर लिखेंगे क्या होता है। इट इज एन
It is an extension of P&L अकाउंट। बेटे P&L अकाउंट का ये एक्सटेंशन है, उसी का पार्ट है। सेकेंड पॉइंट, इट इज अ नॉमिनल नेचर अकाउंट। ये P&L का एक्सटेंशन है। इट इज ए नॉमिनल नेचर अकाउंट। या हमें प्रॉफिट को बांटना है अलग अलग पार्टनर्स में, उसको जनरली बनाता कौन है? इट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय इसको कौन बनाता है? प्रिपेयर्ड बाय, पढ़ो जी क्या लिखा है? पार्टनरशिप फर्म। इट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म। इट इज एक्सटेंशन ऑफ P&L, नॉमिनल नेचर अकाउंट है, प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म। फोर्थ पॉइंट, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, समझिएगा मेरी बात। आज तक आप क्लास 11th में क्या जानते थे? सुनना मेरी बात पहले। आज तक हम क्लास 11th में सर क्या जानते थे, और आज नई बात क्या जानने वाले हैं हम लोग? हम जानते थे, आप लोग सेंटेंस को बेटे कंप्लीट करना, मैं आधा सेंटेंस लिखूंगा। आप जानते थे, क्या जानते थे? ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिटेड टू, बोलो डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। आप जानते थे ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिटेड टू P&L account. P&L अकाउंट। अब उससे नया स्टेप आ गया, सीखेंगे नया स्टेप क्या हो, बात करते हैं। यहां जाओ, मैंने कहा ऑल एप्रोप्रिएशन, एक नया वर्ड निकल के आ रहा है। हालांकि आपने वर्ड पहले पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, एक चैप्टर था रिजर्व एंड प्रोविजन, वहां आया था एप्रोप्रिएशन। रिजर्व आर एप्रोप्रिएशन। मैंने कहा था क्लास 12 में पूरा अकाउंट आएगा, बताऊंगा आपको, वो टाइम आ चुका आपका आज। तो ऑल एप्रोप्रिएशन क्या होते हैं अभी डिस्कस करेंगे क्या होता है। ऑल एप्रोप्रिएशन आर डेबिटेड टू, किसके डेबिट में आती है? P&L appropriation account. All appropriations are debited to P&L appropriation account. लिख लिया बच्चे? नाउ क्वेश्चन मेरा ये एप्रोप्रिएशन क्या होता है कि जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको एप्रोप्रिएशन वर्ड समझ नहीं आएगा क्या होता है तो बेटे एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना पाओगे। और लगभग 80 क्वेश्चन, कम से कम 80 क्वेश्चन है बेटे बुक के अंदर बेस्ड ऑन दिस टॉपिक एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेसिक जानना बहुत जरूरी है। अगर सीधा क्वेश्चन पे आ जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, हर क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो पहले जानना है बेटे एप्रोप्रिएशन होता क्या है, और समझेंगे। पहले डेफिनेशन से समझेंगे, फिर उसका हिंदी आपको ट्रांसलेशन दूंगा पूरे का पूरा बेटे में। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है लिखिएगा, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन मीन्स अमाउंट अलाउड टू पार्टनर। बच्चे पार्टनर को कुछ पैसा अलाउ कर रहे हो। एप्रोप्रिएशन मीन्स अमाउंट अलाउड टू पार्टनर, पार्टनर को कुछ अलाउ कर रहे हो इन द कैपेसिटी ऑफ पार्टनर। ध्यान से वर्ड सुनेगा, ये वर्ड बेटे सबसे इंपॉर्टेंट है। एप्रोप्रिएशन का सर मतलब क्या होता है बेटे जानना बहुत जरूरी है। एक्सपेंस में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि एक्सपेंस आते हैं P&L अकाउंट में और एप्रोप्रिएशन आते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में दोनों चीजें आ गई, एक्सपेंस भी आ गया, एप्रोप्रिएशन भी आ गया, अगर बेटे आपको दोनों का डिफरेंस समझ नहीं आया तो क्वेश्चन खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो समझो एप्रोप्रिएशन क्या होता है। मैंने कहा बेटे एप्रोप्रिएशन का मतलब जो पैसा पार्टनर को मिल रहा है इन द कैपेसिटी ऑफ पार्टनर। कैपेसिटी का मतलब क्या है? कैपेसिटी का मतलब उसकी हैसियत से। मतलब पार्टनर के स्टेटस से।
जो पैसा पार्टनर को फर्म में पार्टनर के स्टेटस से मिलता है, जो पैसा पार्टनर को फर्म में फर्म पार्टनर के स्टेटस से मिलता है, उस पैसे को बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। अभी एग्जांपल से समझाऊंगा, इस बात को एग्जांपल से समझाऊंगा। फिलहाल डेफिनेशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? अमाउंट अलाउड टू पार्टनर इन द कैपेसिटी ऑफ पार्टनर। और याद रखना, जितनी भी एप्रोप्रिएशन आएगी वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे आएगी। कुछ एग्जांपल से समझते कि एप्रोप्रिएशन है या नहीं है। और बच्चे एग्जांपल समझेंगे, एग्जांपल क्या है, थोड़ी स्पीड से लिखेंगे बच्चे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटे पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि फर्म में पार्टनर है वो, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है पार्टनर की हैसियत से, तो बेटे उसको एप्रोप्रिएशन माना जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। तो और क्या मिल सकता है? पार्टनर को सैलरी मिल रही है, पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, या लिखा हो पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिल रहा है। सब कुछ बांटने के बाद जो एंड में बच गया, तो वो क्या होता है? डिविजिबल प्रॉफिट मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है इसमें से, आर कंसिडर्ड एज एप्रोप्रिएशन। चलिए बात तो समझ आ गई, इनको एप्रोप्रिएशन बोलेंगे। अब एक एग्जांपल ऐसा दूंगा मैं आपको, बेटे वह मिल तो पार्टनर को रहा है फर्म से, लेकिन फिर भी एप्रोप्रिएशन नहीं है, क्योंकि जो पैसा मिल रहा है वो पार्टनर की हैसियत से नहीं मिल रहा, किसी और हैसियत से मिल रहा है। एक एग्जांपल से और समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक किसी को डाउट, कोई कंफर्म करके पूछ सकते, यहाँ पर किसी को यहाँ डाउट, किसी को कोई? हरी आप। अब एक एग्जांपल और समझेंगे। एक एग्जांपल और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल आएगा। ये जानना बहुत जरूरी है, एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस में क्या अंतर है। अगर ये समझ नहीं आया तो क्वेश्चन में बेकार हो जाएगा, फिर हर क्वेश्चन में आप बाद में मेरे से पूछोगे चलिए क्या प्रॉब्लम है, बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है। आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट आज के लेक्चर का। मेरे मान लो फर्म में पार्टनर है, एबीसी पार्टनर है, एबीसी पार्टनर, स्पीड से बिल्कुल, एबीसी पार्टनर है। सी ने बेटे अपना घर किराए पे दे दिया फर्म को, तो हम कहते हैं रेंट अलाउड कर रही है फर्म। एबीसी तीन पार्टनर है, सी ने अपना घर दिया, सी ने अपना घर दिया, किसको घर दिया? अपना फर्म को बिजनेस करने के लिए। तो रेंट अलाउड बाय फर्म टू पार्टनर। बच्चे बताओ ये एप्रोप्रिएशन है या एक्सपेंस है? ध्यान से सुनो, पार्टनर को रेंट क्यों मिल रहा है? क्या पार्टनर है इसलिए रेंट मिल रहा है, या प्रॉपर्टी का मालिक इसलिए रेंट मिल रहा है? प्रॉपर्टी का मालिक है इसलिए। मालिक है। तो सिर्फ बच्चों को कहीं बार क्या लगता है, पार्टनर को जो भी मिलेगा सब एप्रोप्रिएशन है। बेटा ऐसा नहीं होता। एप्रोप्रिएशन वही होगा जो पार्टनर को पार्टनर की हैसियत से दिया जा रहा है। तो अगर मैं कहता हूं रेंट अलाउड बाय फर्म टू पार्टनर, बेटे क्या है लिखो, इज नॉट कंसिडर्ड एज, बच्चे क्या नहीं है ये? एप्रोप्रिएशन। तो चलिए क्या है ये? इट इज कंसिडर्ड एज एक्सपेंस। और कहां जाएगा ये एक्सपेंस? सारे कहां आते हैं? एक्सपेंस सारे बच्चे कहां आते हैं? डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। ये लिख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर एवरीवन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड हेल्दी। बच्चे आने वाली क्लास में इससे आगे और एग्जांपल आपको लिखवा के चलूंगा। बाय बाय, टेक केयर बच्चे।